हेलो एवरीवन, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग 100 में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे जो हमारे होने वाले रेलवे, एसएससी और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षाओं के लिए जो हमारा ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाता है रीजनिंग का, ताकि रीजनिंग में हमारा उद्देश्य है कि हम रीजनिंग में 100% जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके, और पूरे के पूरे मार्क्स लाएं। ओके, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। और आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, और अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग 100 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। समझिए, यहाँ पे जिस प्रकार से आयात का संबंध निर्यात से है, उसी प्रकार व्यय का संबंध किससे होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, एक बात बताओ, आयात का मतलब क्या होता है? आना, और निर्यात का मतलब होता है किसी चीज़ का एक्सपोर्ट करना। ठीक है, मतलब जाना। उसी प्रकार व्यय का यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यय की बात करो तो एक साधारण भाषा में व्यय को क्या कहते हैं? खर्च कहते हैं। जब खर्च है तो ये बजट तो होगा नहीं और अर्थव्यवस्था होगा नहीं होगा ऑप्शन में। अब देखो, बचा हमारा जमा और राजस्व। अच्छा, आपने लोगों से ये कहते सुना होगा ना कि आपके पास कितने का राजस्व है, या भारत के पास इतने का टोटल राजस्व है। तो राजस्व का मतलब क्या होता है? राजस्व का मतलब होता है कि धन का संग्रहण, यानी कि धन जो है वो संग्रहित कितना है। तो वैसे यहाँ पे जब दिया हुआ है व्यय, तो व्यय का क्या हो जाएगा? व्यय का हो जाएगा जमा, मतलब कि व्यय के टर्म में हो जाएगा ये राजस्व। अगर ऑप्शन की बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके मन में आ रहा होगा कि जमा भी तो हो सकता है, तो दोस्तों देखो, जमा के बाद आपको क्रेडिट करके ब्रैकेट में दिया है। तो क्रेडिट और डेबिट जो है, ये बैंक वाले जो बैंक के शब्द हैं। जब क्रेडिट का मतलब होता है जमा करना, जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उसे क्रेडिट कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, डेबिट अगर रहता ना, और ये जमा नहीं होगा, क्योंकि क्रेडिट और डेबिट दो अलग शब्द हो जाएंगे। ओके, हमारा क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी राजस्व हो जाएगा। ओके, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के एक तार्किक और सार्थक क्रम को निरूपित करता है। ओके, हमारे पास 5 ऑप्शन है और इन 5 ऑप्शनों को सही सीक्वेंस में जो है वो लगाना है। ओके, अब यहाँ पे पहले पढ़ लो आप कि कैसे शब्द हैं जिन्हें सीक्वेंस में लगाना है। शर्ट पीस है, धागा है, फैब्रिक है, शर्ट है या कपास है। यहाँ पे जो है एक शर्ट के निर्माण की बात कही गई है कि शर्ट का निर्माण उसके न्यूनतम से उच्चतम बिंदु तक कैसे होता है। तो कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या लगेगा? उसकी रिक्वायरमेंट में कपास होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 हम देखते हैं। और जब कपास हुआ तो कपास से क्या बनेगा? तो दोस्तों, कपास से फिर बनेगा धागा। ओके जी, दूसरा हो गया। और जब धागा बन गया तो धागे से आप देखते हो बड़ी सी बड़ी मिल में थाने बनाई जाती हैं कपड़े की, तो थान बनेगी, थान यानी कि फिर फैब्रिक बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से फिर हो गया। जब थाने बन गई तो भाई सीधा उसके बाद क्या होगा? जब थाने बन गई तो शर्ट बनाने के लिए शर्ट के कपड़े पीस काटने पड़ेंगे उसको, तो शर्ट पीस हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। और जब शर्ट पीस हो गया तो दर्जी उसे सिल के हमारा क्या बना देगा? लास्ट में शर्ट बना देगा। यानी कि हमारा सही सीक्वेंस क्या हो गया? 5 2 3 1 4, 5 2 3 1 4, यानी कि ऑप्शन की बात करो आप तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। ओके, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेखा एमएन के संदर्भ में निम्न आकृति के प्रतिबिंब का चयन करें। यानी कि हमें यहाँ पे दर्पण दिया हुआ है। देखो, ये जो है हमें नीचे दर्पण दिया हुआ है और उस पर एक इमेज रखी गई है। अब ये हमें पता करना है कि दर्पण में वो इमेज जो है कैसी दिखेगी, यानी कि जो ये पिक्चर है ना, इसका दर्पण में प्रतिबिंब कैसा दिखेगा। तो हम सब लोग जानते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब जो है वो सीधे उल्टा होता है। तब देखो ना, जो ये बल्ब जैसा, इसका कोन जैसा, जैसा हम आइसक्रीम खाते हैं तो कोन जैसा है ना, उसे उल्टा कर दो। हाँ, बस ये देखना कि आइसक्रीम उसमें से गिरे ना। अच्छा, चलिए अब देखो, जब इसे उल्टा करोगे तो जो इसका ये वाला हिस्सा है, चोंच वाला हिस्सा है, ऊपर चला जाएगा कोन का,
ये ऊपर चला गया, पतला वाला हिस्सा। तो जब ये ऊपर गया तो इसमें देखो ना कहाँ पे है, सीधा एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, बी ऑप्शन, ये वाला जो है वो होगा, क्योंकि देखो ये जो चोंच वाला हिस्सा है इसका कोन वाला ये यहाँ पे ऊपर आ गया है, और सब बाकी तो ठीक ही है। तो ऑप्शन की बात करो तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि बी जो है यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इजी था वो, और वैसे ही आता है ये इजी क्या है। पूछ रहा है हमसे कि उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। अच्छा, 4 ऑप्शन में है। पहला है जिमीकंद, बैंगन, आलू और मूली। एक बात आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो, हम लोगों ने जिमीकंद भी खाया है, हम लोगों ने आलू भी खाया है, और हम लोगों ने मूली भी खाया है। जिमीकंद क्या है यहाँ पे अगर आप ना समझते हो तो जिमीकंद दोस्तों हम लोगों के यहाँ पे उसको सूरन कह के बोलते हैं या ओल कह के बोलते हैं। सूरन या ओल आप लोगों ने सुना ही होगा, अगर ना सुना होगा तो आप जिमीकंद सर्च करना, आपको उसका पिक्चर दिखेगा तो समझ में आ जाएगा। तो जिमीकंद सूरन या ओल जिसे कहते हैं वो भी तना है, जड़ है, वो भी मिट्टी के नीचे ही होता है। आलू देखो वो भी मिट्टी के नीचे ही होता है, और मूली वो भी मिट्टी के नीचे ही होता है। जबकि अगर बैंगन की आप बात करो तो बैंगन तो एक पेड़ में होने वाला फल है ना, वो पेड़ वो ज़मीन के ऊपर होता है ना, उसके एक छोटा सा पौधा होता है उसमें से वो लटकता है। तो अलग की बात करें तो जिमीकंद, आलू और मूली ये सभी तने हैं, ठीक, ये सभी जड़ हैं, जबकि बैंगन जो है एक तना है। ओके, तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन की बात करो तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। भिन्न सबसे क्या है, बैंगन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन सिलॉक्स का है। कह रहा है हमसे, स्टेटमेंट है कि सभी आलू टमाटर हैं। अब देखो जितने भी आलू हैं वो क्या हैं, जितने भी आलू हैं वो टमाटर हैं, जितने भी आलू हैं वो टमाटर हैं। ओके, और सभी टमाटर जो हैं वो प्याज हैं। सभी टमाटर जो हैं क्या है, सभी टमाटर जो हैं वो प्याज है। ओके, तो सभी आलू टमाटर हैं और सभी टमाटर प्याज हैं। समझिए निष्कर्ष हम लोग को क्या कह रहा है कि सभी प्याज जो है वो टमाटर है, सभी प्याज जो है टमाटर है। प्याज, अच्छा एक चीज़ समझिए यहाँ पे, सभी प्याज टमाटर है, प्याज के नीचे टमाटर है ना। तो दोस्तों जब भी हम हमारा स्टेटमेंट में अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे ना, देखो जब भी आप ऊपर से नीचे तरफ आओगे, प्याज ऊपर है नीचे टमाटर है, तो सिर्फ और सिर्फ कुछ वाला स्टेटमेंट जो है ना वहाँ पे सही होगा, क्योंकि सभी प्याज टमाटर हैं, प्याज से नीचे टमाटर दिया हुआ है और सभी दिया हुआ है, सभी कभी लागू नहीं होगा। जब भी यहाँ पे लागू होगा सिर्फ कुछ वाला, तो ये ऑप्शन गलत है। ओके, अब देखो सभी आलू प्याज हैं, सभी आलू जो हैं वो प्याज है। अब सभी आलू प्याज को देखो, हम आलू नीचे है और उसके ऊपर प्याज है, तो हम नीचे से जब ऊपर जाएंगे ना तो यहाँ पे समझिए 2 स्टेटमेंट सब सही होता है। एक तो कुछ वाला भी सही होगा और एक सभी वाला भी सही होगा। कैसे, आप समझ लीजिए, जब सभी आलू प्याज हैं तो कुछ आलू भी तो प्याज हो सकते हैं ना, समझ गए। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है हमारा सही है, ऑप्शन ये वाला सही है, सभी आलू प्याज हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अगर हम बात कर लें ऑप्शन की तो देखो दूसरा केवल 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों में बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। हमारे पास क्या क्या दिए गए हैं डेटा में, प्लास्टिक, पेपर और बैग। प्लास्टिक दिया हुआ है, पेपर दिया हुआ और बैग दिया। अच्छा, आप अगर ध्यान दो तो अगर ये बैग जो है, आप मान लो ये बैग है, बैग है, तो बैग जो है हमारा वो पेपर का भी तो बन सकता है, बन सकता है जी। जो ये बैग है, जो हमने ये बैग लिया है, जो हमने ये बैग लिया है, ये बैग किससे बन सकता है, ये बैग जो है हमारा पेपर से भी बन सकता है ना, पेपर का भी बैग बन सकता है। और वही अगर बात कर लो आप प्लास्टिक की, तो ये बैग जो है वो प्लास्टिक से भी बन सकता है ना,
प्लास्टिक से भी ये बैग बन सकता है। तो यहाँ पे बैग जो है कॉमन है, यानी कि इसे पेपर के यूज से भी बनाया जा सकता है और प्लास्टिक का यूज करके भी बैग बनाया जा सकता है। किसी प्रकार के बैग की बात कर रहे हैं, बैग होना चाहिए, या तो पेपर का भी बन सकता है बैग, प्लास्टिक का भी बन सकता है बैग। ओके, तो इस प्रकार का डायग्राम होगा और इसमें बैग जो है वो कॉमन है। तो देखो ऐसा डायग्राम किस में है, ऐसा डायग्राम आपके सामने ही है, ऑप्शन नंबर डी में ऐसा डायग्राम है। ये बीच वाला बैग हो गया, ये पेपर हो गया और ये प्लास्टिक हो गया। ओके जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और हमें पता करना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा क्या आने वाला है। ओके, चलिए समझते हैं। पहले क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। 10, 132, 234, 318, क्वेश्चन मार्क और 440। ओके जी, हो गया, इतना हमने देखा 440। अच्छा रुको, ये हो सकता है लास्ट में कट जाए, थोड़ा सा इसको हम लोग पीछे कर लेते हैं। क्वेश्चन मार्क और 440, ठीक है। अब देखो 10 से अब संख्याएं जो हैं इनका हम एक बार डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं, क्योंकि और तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर 10 से 132 की तरफ आप जाओ तो अगर आप इनका डिफरेंस निकालोगे तो प्लस 122 का डिफरेंस है। ओके जी, 132 से अगर 234 की तरफ हम जाते हैं तो 12 और 4, हाँ 102 का यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा 32 से 132 से जो 234 की तरफ जाओ तो 14 बचेगा। यहाँ पे 4 से 2, 3 से 3 0 और 2 से 1, 102 का डिफरेंस है। अगर यहाँ पे देखो 234 से 318 की तरफ आप जाते हो तो 8 में से 4 गया 4, यहाँ पे 11 में से 3 गया 8 और 3 में से 2 गया, ये तो ख़त्म हो गया, यानी कि 84 का यहाँ पे डिफरेंस है। और नेक्स्ट का हमें पता नहीं है, नेक्स्ट का पता नहीं है। अच्छा, 122, 102 और 84, क्या इससे कुछ पैटर्न का पता लग रहा है क्या हमें? तो आप कहोगे कि नहीं सर इससे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 122, 102, 100 या 84 नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, तो चलो ना, क्यों ना हम लोग इसका एक बार दोबारा जो है इसका डिफरेंस निकाल के चेक कर लेते हैं। अगर इसका फिर से डिफरेंस चेक करेंगे तो 122 और 102 में कितने का डिफरेंस है? तो -20 का डिफरेंस है। फिर 102 और 84 में कितने का डिफरेंस है? तो 16 और 2 -18 का डिफरेंस है। अगर हम नेक्स्ट की बात करो, अगर आप यहाँ से नेक्स्ट की बात करते हो तो नेक्स्ट अगर हम दोस्तों देखें यहाँ पे तो -20, एक ये पैटर्न समझ में आ रहा है कि -20 है, -18 है। तो एक बार -16 अगर हम करके देख लें तो 84 में से अगर 16 आप घटाते हो, 84 में से 16 घटा दो तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 78। ये -16, तो 84 से -16 घटाओ तो कितना हो गया? 78 + 78, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 102 से -18 घटा, तो वैसे ही नेक्स्ट टर्म में जो है हमारा 84 से -16 करेंगे तो आ जाएगा 78। अब जैसे हमने 234 में 84 को ऐड किया तो उसी प्रकार 318 में 78 को ऐड कर, सॉरी 68 होगा, ये मैं क्या लिखा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम आपका हो जाएगा 68, ये 68 हो जाएगा। अब प्लस 68 हो जाएगा तो 318 में 68 जोड़ दो, 318 में अगर हम 68 को जोड़ते हैं तो 8 8 कितना हो गया हमारा? 16, 6 1 7 1 8 और 3 का 3 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 386। ये हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 386 है। अब आगे वाली संख्या एक बार उसको भी चेक कर लो, क्या दिक्कत है? जब आगे वाली संख्या को हम लोग चेक करते हैं तो -16 दिया हुआ है, तो -16 के बाद क्या आने वाला है? तो -16 के बाद आने वाला है -14। तो 68 से -14 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा? 4 और 5 54 हो जाएगा, यानी कि +54 हो गया। और 386 में अगर 54 को ऐड करो तो देख लो 440 आ ही गया, यानी कि हमारा ये पैटर्न जो है बिल्कुल करेक्ट है और आंसर जो है वो होगा 386। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से दोस्तों करेक्ट है, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, न समझ में आया तो एक बार फिर से देख लो। जो डिफरेंस था पहला, हमने इसका डिफरेंस निकाला पहली बार, इस डिफरेंस से हमें समझ में जब ना आया पैटर्न का तो हमने फिर से दूसरी बार इनका डिफरेंस लिया, तब हमें पता चला कि ये संख्याएं जो है वो 2 2 के क्रम में घट रही हैं। ओके, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पूछ रहा है हमसे कि यदि किसी कूट भाषा में लेटर को 12, 52, 0, 72, 218 लिखा जाता है और वृक्ष को 21, 29, 198 लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में कॉमन को क्या लिखा जाएगा। अच्छा, जो हमसे पूछ रहा है ऑप्शन में है कॉमन, वो कितने लेटर का है, तो देखो 3, 3, 6, और जो पहला है लेटर जो है वो कितने, उसमें कितने अल्फ़ाबेट है, तो उसमें भी 6 है। तो हम लोग को बस यही वाला चेक करना, क्योंकि 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है। समझिए क्या कह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे LETTER लेटर के लिए कोड क्या दिया है, पहले आप उसको समझिए कि लेटर का ये जो ये कोड है ना वो कैसे हुआ है, ये समझ जाइए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। एल का क्या दिया हुआ है, एल का 12 दिया हुआ है। ई का क्या दिया हुआ है, ई का 5 दिया हुआ है। टी का क्या दिया हुआ है, टी का 20 दिया हुआ है। ओके जी। फिर टी का क्या दिया हुआ है, टी का 7 दिया हुआ है। ई का क्या दिया हुआ है, ई का 22 दिया हुआ है। और आर का क्या दिया हुआ है, आर का 18 दिया हुआ है। समझिए, एल की अगर आप बात करो तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एल 12 नंबर पे आता है। आप कहोगे हाँ जी एल 12 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे आता है, तो ई 5 नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में। और टी कितने नंबर पे आता है, तो टी 20 नंबर पे आता है। ओके ठीक है। अब यहाँ पे टी 20 है, यहाँ पे टी 7 दिया हुआ है। तो अगर आप टी का अपोजिट करते हो तो टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट होता है जी। और अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करो तो जी का अल्फ़ाबेट में नंबर क्या होता है, 7 होता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो संख्याएं सीधी थी, अब इसके बाद जो है वो संख्याओं को अपोजिट कर दिया। टी का अपोजिट हुआ जी और जी का अल्फ़ाबेट हुआ 7। उसी तरह ई तो 5 नंबर पे था। ई देखो, अगर अल्फ़ाबेट की बात करो तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ई 5 नंबर पे आता है, यहाँ है भी। लेकिन वहीं पे ई यहाँ पे 22 नंबर पे दिया हुआ है, तो ई का अपोजिट क्या है, वी। और वी कितने नंबर पे आएगा, वी 22 नंबर पे आएगा। ओके, यहाँ पे ठीक है। अब देखो फिर आर जो है, आर दिया हुआ है तो आर कितने नंबर पे आता है, आर का जब 18 दिया हुआ है ना तो अल्फ़ाबेट में आर 18 नंबर पे आता है। ये इसका एक्यूरेट पोजीशन है। यानी कि 3 लेटर करेक्ट है, 2 अपोजिट है और एक फिर जो है ये भी सीक्वेंस में है। ऐसे हमें करना है। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, आपको ध्यान में रहेगा, अब भूलोगे नहीं ऐसे। देखो ये जो संख्याएं हैं ना ये अपोजिट वाली हैं। ये 7 जो है वो जी, सॉरी, ये 7 जो है वो जी का है और जो 22 नंबर है वो वी का है। ये अपोजिट है, ये वाला हिस्सा जो है इतना अपोजिट वाला है। ठीक है, चलो अब आगे आप देख लो, हमसे पूछा क्या है कॉमन का। अच्छा, आप कहोगे कि सर ब्लिस का भी बताओ। तो यार ब्लिस से मतलब क्या है, ब्लिस में 5 ही लेटर है, 5 लेटर है, तो ये 5 लेटर के अनुसार इसे बनाया होगा। हमें 6 लेटर है तो 6 लेटर के अनुसार ना समझना है। तो यहाँ पे भी 6 लेटर था, कॉमन में भी 6 लेटर हैं, तो चलो हमको उससे कोई मतलब ही नहीं, उससे आप देखना भी मत। COMMON कॉमन हो गया। अब देखो सी अल्फ़ा 3 जो है वो हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट में करेक्ट जैसे है वैसे करना है। उसके बाद 2 को MO को अपोजिट और N को करेक्ट। अब सी की बात करो तो सी अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पे आएगा, बताओ आप। सी अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पे आएगा, तो सी अल्फ़ाबेट में हम सब लोग जानते हैं कि तीसरे नंबर पे आएगा। और क्या आएगा, ओ की बात करो तो ओ कितने नंबर पे आएगा, ओ आता है हमारा 15वें नंबर पे। एम की बात करो तो एम आता है हमारा 13वें नंबर पर। ओके जी, ये तो करेक्ट हो गया। ये जो है अपोजिट वाले बनेंगे, ये जब अपोजिट वाले बनेंगे तो एम का अपोजिट क्या होता है, एन। जब एम 13 नंबर पे है तो एन 14 नंबर पे हो जाएगा। अच्छा, ओ का अपोजिट क्या होगा, तो ओ का अपोजिट यहाँ पे ओ का हो जाता है हमारा, ओ का अपोजिट जो है, हाँ ओ का अपोजिट हो जाता है एल। और एल कितने नंबर पे आता है, तो एल आता है हमारा वो 12 नंबर पे, तो ये एल है। और एन का जानते ही हो आप, जब एम का 13 है तो एन का 14 हो जाएगा। यानी कि हमारी क्या संख्याएं बन गई, 3, 15, 13, 14, 2, 14। अब देखो कहें 3, 15, 13, 14, 12, 14, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं आया, ना आया होगा तो आप बताना। ये 3 जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के में जैसे आते हैं वैसे सेम रखना है। उसके बाद ये 2 को अपोजिट करके रखना और इसको भी हमें सेम रखना है। ओके, चलो यहाँ पे मैंने अपोजिट लिख दिया, अपोजिट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में क्यों नहीं आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है
कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इस पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ये हमें पता करना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। अब देखो दोस्तों, ऐसे जो क्वेश्चन है ना, अब इसका कोई एक फिक्स पैटर्न तो है नहीं। जैसे हमने नंबर सीरीज किया उसमें कुछ पैटर्न फिक्स हैं, वैसे ही आते। अब इसका तो कोई फिक्स पैटर्न है नहीं, ये हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे, या अगर हमारा क्या कहलाता है प्रैक्टिस लेगा तो ये समझ में आएगा कि हाँ ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही। अब देखो यहाँ पे ये जो है हमारा क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो संख्याएं जो हैं उसी पैटर्न के आधार पे भी हमें बनानी है। यानी कि इन तीन का क्वेश्चन मार्क है तो हमें इन्हीं तीनों का यूज करके, यानी इन तीनों का यूज करके ही हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लाना है। अच्छा, एक चीज़ आप देखो, यहाँ पहले में यहाँ पे 10 दिया हुआ है और नीचे इसके 8 है, ठीक है। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 8 है, ओके। एक चीज़ देखने में समझ में आ रहा है, अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे 10 में 8 से, तो 10 में 8 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या हुआ 80। अगर इनको हम लोग क्रॉस ऐसे लिखे तो देखो 80 लिखा हुआ है। उसी तरह 9 में 7 से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 63। और देखो ये क्रॉस जो है हमें ऐसे 63 भी दिखाया गया है, ठीक है। एक चीज़ समझ में आया। तो वैसे ही अगर हम 8 और 6 में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 48। अब देखो 48 क्रॉस है तो ये 4 है और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 8 हो जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पे 8 हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़िए, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है। करेक्ट, बिंदु ओ से पश्चिम की ओर मुख करके एक व्यक्ति 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पे पहुंचता है। बिंदु ओ है, बिंदु ओ से पश्चिम की ओर मुख करके, यानी ऐसे 4 किलोमीटर चलकर कोई व्यक्ति बिंदु ए पे पहुंचता है, ओके। यानी ये बिंदु ए पे पहुंच गया, ठीक है। फिर वहाँ से दाएं ओर 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पे पहुंचता है। फिर वहाँ से दाएं, अच्छा दाएं यानी कि ऐसे मुड़ा, दाएं 4 किलोमीटर चलता है और बिंदु बी पे पहुंचता है। चलो जी, बिंदु बी पे पहुंच गया है। करे कि फिर दाएं ओर 4 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पे पहुंचता है। फिर अपने दाएं इससे जाओगे तो फिर दाएं मुड़ोगे, ऐसे 4 किलोमीटर चलता है, फिर 4 किलोमीटर चलता है और यहाँ पे कहाँ पहुँचता है, ये बिंदु सी पे पहुँचता है, ओके। बिंदु सी पे पहुँच गए, बिंदु सी पहुँचता है। कह रहा है कि फिर दाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पे पहुँचता है। अच्छा, 3 किलोमीटर चलता है क्योंकि पूरी दूरी तो 3 की है, 4 की है, तो 3 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पे पहुँचता है। यहाँ तक की दूरी 3 किलोमीटर है और बिंदु डी पे पहुँचता है। कह रहा है कि वो अपने बाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ई पे पहुंचता है। फिर बाएं मुड़ेगा तो यानी कि ऐसे मुड़ेगा, बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ई पे पहुंचता है, यानी कि वो यहाँ पहुंचता है। और फिर दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पे पहुंचता है। अच्छा, फिर ऐसे मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, फिर 5 किलोमीटर चलता है और बिंदु कहाँ पहुँचता है, बिंदु ए पे पहुँचता है। चलो भाई, ये जहाँ पहुँचना था पहुँच तो गया, बहुत लंबा चला ये, ओके। बिंदु ए पे पहुँचता है, ये हमारा डायग्राम बन के तैयार है। अब पूछो, देखो कह क्या रहा है। कह रहा है कि बिंदु ई पर आदमी दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। बिंदु ई पर आदमी जो है किस दिशा की तरफ मुख करके खड़ा है। तो बिंदु ई पे जब वो पहुँचा है, एक चीज़ समझो, जब वो यहाँ पे आया बिंदु ई पर, तो किस दिशा की तरफ मुख करके खड़ा होगा। तो बिंदु ई पर आया तो पूरब की ओर मुख करके खड़ा है, ऐसे। अब यहाँ पे मुख करके खड़ा था, फिर वो उसका मन किया कि चलो यार दाएं मुड़ के चलते, तो दाएं मुड़ा तो वो दक्षिण की तरफ आया। तो बिंदु ई पर जो उसका मुख है ना, वो किस दिशा की ओर है, पूर्व दिशा की ओर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात करो तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझे आप कि ना समझें? ना समझे तो फिर से देखिए, बिंदु ई पर जब वो आया है तो पहले बिंदु ई पे आके खड़ा हुआ,
अब फिर सोचा कि किधर जाऊं, फिर वो अपने दाएं मुड़ता है, यानी कि दक्षिण दिशा के बिंदु ई पर जब खड़ा था तो वो पश्चिम पूर्व की तरफ ही मुख करके खड़ा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि फातिमा और अब्दुल सहोदर भाई, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। चलिए अच्छी बात है, सहोदर भाई है तो इनको हम लोग करते हैं। फातिमा है, फातिमा है और अब्दुल्ला है, सॉरी अब्दुल है। फातिमा और अब्दुल क्या है, तो फातिमा और अब्दुल सहोदर है। सहोदर को हम लोग भाई बहन को डबल साइन से डिनोट कर रहे हैं यहाँ, ठीक है, सहोदर है, ठीक है, सहोदर है। फातिमा के पिता अजीज, फातिमा के पिता अजीज जो है अपने माता पिता के इकलौते पुत्र है। अच्छा, फातिमा के फादर की बात करो, फातिमा के फादर कौन है, तो फातिमा के फादर हैं अजीज। फातिमा के फादर कौन हो गए, तो फातिमा के फादर हो गए अजीज और अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हैं। अंसारी जो है अब्दुल का दादा है। अच्छा, जब अब्दुल का दादा हुआ अंसारी यानी अजीज के फादर हो गए कौन, अंसारी। अंसारी जो है वो अजीज के फादर हो गए और माता पिता के इकलौता संतान ही है अजीज, अंसारी का इकलौता संतान है अजीज। अच्छा, ये हो गया। सारा अंसारी की पुत्र वधू है, सारा जो है अंसारी की पुत्र वधू है, यानी कि अजीज की पत्नी है कौन, सारा। सारा जो है अजीज की पत्नी है, अजीज प्लस और ये माइनस, ठीक है, मेल फीमेल हो गया, पति पत्नी हो गए। डायग्राम हमारा बन गया है। अब पूछ रहा है कि सारा का अजीज से क्या संबंध है। अब बताओ ना, सारा का अजीज से क्या संबंध है। अजीज की क्या है ये, तो अजीज की वाइफ है, अजीज की वाइफ है। बात करो तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या है इसमें, खत्म है। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि यदि P का अर्थ भागा, P का अर्थ है भागा, ओके, R का अर्थ क्या दिया है गुणा, Q का अर्थ है प्लस और S का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। हम लोग करके देख लेते हैं ना, हम लोग तो करने में विश्वास रखते हैं। 36 P की जगह पे क्या होगा, भागा होगा, उसके बाद 6, फिर Q की जगह पे क्या होगा, Q की जगह पे प्लस होगा, उसके बाद 7, फिर R की जगह पे क्या होगा, R की जगह पे होगा गुणा, और फिर 8, S की जगह पे क्या होगा, S की जगह पे होगा माइनस, और फिर 11। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 6 से 36 में भाग कर दो, कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, प्लस 7 और 8 को हमने सॉल्व किया तो कितना हो गया, 56 हो गया, और लास्ट में बचा -11। 56 और 6 कितना हो जाएगा, 56 और 6, 6 6 12, 62 में से 11 को घटा दो, तो 11 को घटाते हो तो 2 में से गया 1, 4 में से गया 5, 51 है कहीं पे, ऑप्शन में है 51। हाँ जी, ऑप्शन में बिल्कुल है 51। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट है, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ओके, अगला भागिए। देखिए, पूछ रहा है हमसे कि दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उस कोच का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एक खिलाड़ी है, यानी कि लेकिन लड़की नहीं है। लड़की नहीं है तो इसको छोड़ दो, ये स्टेटमेंट को यहाँ से हटाइए कि लड़की नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं जब नहीं है तो। उस कोच का प्रतिनिधित्व कर रहा है कि जो एक खिलाड़ी भी है, यानी कोच भी है और खिलाड़ी भी है। लड़की वाला हिस्सा क्या है, ये है, इसको हम लोग जाने देते हैं। देखो ये लड़की वाला हिस्सा है, ये जहाँ जहाँ जाएगा उसको अब ख़त्म करो। कोच वाला और खिलाड़ी वाला हिस्सा में जो कॉमन है उसको देखो, तो कोच का हिस्सा ये वाला है, कोच का हिस्सा ये वाला है ना, इतना इतना तक ही आएगा क्योंकि उधर लड़की हो जाएगा। ये कोच का हिस्सा है इतना दूर तक, ठीक है, और खिलाड़ी का हिस्सा कहाँ तक आएगा, तो खिलाड़ी का हिस्सा अगर देखो तो ये यहाँ तक आएगा, ठीक। तो कोच और खिलाड़ी में कॉमन क्या है, कोच और खिलाड़ी में टी कॉमन है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। आगे देखिए, आगे एक पजल जैसा क्वेश्चन है, आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमें आपके एसएससी में भी देखने को मिल जाएंगे, रेलवे में भी देखने को मिल जाएंगे, और बैंक में तो भर भर के देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6 व्यक्ति हैं, ABCD E तथा F। ओके जी, 6 व्यक्ति पहले हम लोग खाँच लेते हैं, ABCD E तथा F। 1 2 3 4 5 और 6 व्यक्ति ABCD E तथा F। उत्तर की ओर
पंक्ति में उत्तर यानी ऐसे कर मुख करके बैठे हुए, जरूरी नहीं इसी क्रम में। उनकी आयु जो है बाएं से दाएं छोर तक 3 के क्रमागत गुणांकों में है। अच्छा, बाएं से दाएं 3 के क्रमागत गुणांकों में है, यानी कि 3 बदल लेते हैं इसे, 3 के क्रमागत गुणांकों में है तो 3, 6, 9, 12, 15 और 18, 3 के क्रमागत गुणांकों में उनकी आयु है। ओके ठीक। अब देखो आप, अब क्या पूछ रहा है, 3 के क्रमागत गुणांकों में है तो कह रहा है कि ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है बी। ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है बी। यहाँ पे ए हुआ अगर तो ए के दाएं दूसरे स्थान, पहला स्थान दूसरे स्थान पे है बी, यानी कि एक गैप छोड़कर ए के दाएं दूसरे स्थान पे है बी। ओके ठीक है, ए हो गया हमारा बी। ए जो है ई के तुरंत बाईं ओर है। ए कहाँ है, ए जो है ई के तुरंत बाईं ओर है, तो ई के तुरंत बाईं ओर यहाँ पे अगर ई होगा तो ई के तुरंत बाएं, देखो ए हो गया, इस साइड में ए हो गया ना जी, हो गया। ओके, ये भी हो गया, तुरंत बाईं ओर है। सी तथा एफ के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। हमें एक और डेटा दिया हुआ है कि सी और एफ के मध्य में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ओके, 3 व्यक्ति बैठे हैं। डी की आयु 18 वर्ष है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो हमारा डी हो गया, ये तो कन्फर्म पोजीशन है। ई के बाईं ओर बैठा है सी। ई के बाईं ओर यानी ई यहाँ पे जब है तो ई के बाएं यानी इधर बैठेगा सी। ई के बाईं ओर जब सी है और सी और एफ के बीच 3 लोग हैं, तो 3 लोग तो देखो ए ई बी 3 लोग हो गए, तो यहाँ पे एफ हो सकता है ना जी, क्योंकि ई के बाईं ओर है सी और सी और एफ के बीच में 3 लोग हैं, तो ई के बाईं ओर सी हो जाएगा। अब आप कहोगे कि ई के बाईं ओर सी होगा तो एफ क्यों दाएं तरफ होगा, ई के इधर भी तो हो जाएगा यार। 6 यहाँ पे नंबर्स ही हैं, तो कहाँ से हो जाएगा, 1 2 3 4 5 तो यहीं पे हो गए, तो दाएं कहाँ से होगा, बाएं ही होगा। ओके, तो अब चलो ये हमारा कंफर्म पोजीशन यहाँ पे पता चल गया। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऑप्शन जगह ही बचे हैं, एफ बी ई ए और सी, ये बन गया। ये सी जब बाईं तरफ है, ये वाला हिस्सा समझ में आया ना, ये वाला कि ई के बाईं तरफ है सी और सी और एफ के बीच में 3 लोग हैं, तो देखो ई के बाईं तरफ हमने लिया सी और सी और एफ के बीच में 3 लोग हैं, तो 3 लोग तो ये हो रहे हैं ना, ये 3 लोग एफ और 5 ही को हमें अब प्लेस करना है ना, क्योंकि डी तो 1 हो चुका है, छठा, तो ठीक है। अब देखो बन गया। अब कह रहा है ए तथा बी की कुल आयु कितने वर्ष है। ए तथा बी की कुल आयु, तो ए और बी की आयु को देखो तो ए है हमारा 6 वर्ष का, बी है हमारा 12 वर्ष का, 12 और 6 को ऐड करो तो 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, देखते हैं इसे। पहला कथन का है हमारा कि मैंने अभी तक हैरी पॉटर की 7 पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं। मैंने भी नहीं पढ़ी है भाई। मैंने अभी तक हैरी पॉटर की 7 पुस्तकें नहीं पढ़ी, कथन एक है। दूसरा कथन कह रहा है कि मैंने जेन ऑस्टेन की सभी पुस्तकें पढ़ी हैं। अच्छा, इससे ये समझ में आ रहा है कि जो भी ये पढ़ाकू है ना, उसे पुस्तकें पढ़ने का शौक़ है, वो नई नई पुस्तकें पढ़ रहा है। अच्छा, तीसरा देखिए, कह रहा है कि मुझे स्वयं सहायता पुस्तकें पढ़ना पसंद नहीं है, हालांकि मैंने उनमें से कुछ पुस्तकें नएपन के लिए पढ़ी है। देखिए, कहने का मतलब कि उसे जो है स्वयं सहायता पुस्तकें पढ़ना पसंद नहीं है, फिर भी उसने कुछ नए के लिए, मतलब कि कुछ नया प्रयोग के लिए, नया जानने के लिए जो है उनमें से कुछ पुस्तकें पढ़ी है। ये हमारे कथन हो गए। निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। निष्कर्ष दिया हुआ है, हालांकि पुस्तकें पढ़ना मेरा शौक़ है, फिर भी मैं चुनिंदा पुस्तकें ही पढ़ता हूँ। भाई सही बात है, यहाँ पे तो उसने सही कहा है कि पुस्तकें पढ़ना उसका शौक़ है, फिर भी वो चुनिंदा पुस्तकें ही पढ़ता है, क्योंकि चुनिंदा नहीं पढ़ता तो हैरी पॉटर के 7 प्रतियां जो है वो पढ़ गया होता। ठीक है, सही है ये वाला। मैंने हैरी पॉटर की कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं, यहाँ पे लिखा है ना कि अभी तक हैरी पॉटर की 7 पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं, तो ये तो गलत हो गया। अब तीसरा देखो स्टेटमेंट, मैं अपनी अलग पुस्तक के चयन में प्रयोग करना पसंद करता हूँ। सही है, क्योंकि क्या कहा है उसने कि उसे स्वयं सहायता पुस्तकें पढ़ना पसंद नहीं है, फिर भी नएपन के लिए कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं, यानी कि पहला स्टेटमेंट और
तीसरा पहला निष्कर्ष कंक्लूजन और तीसरा कंक्लूजन यहाँ पे सही है। देखो कहाँ है यहाँ पे पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर पहला और ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला बढ़िए, अगला है कि ए बी सी डी ई और एफ से अंकित एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई और उस अक्षर का चयन करें जो ए वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। अच्छा, कैसे करेंगे? इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है हमारा कि ए के विपरीत फलक पर कौन कौन होगा। ए के विपरीत फलक पे कौन कौन होगा। कॉमन यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, जो कॉमन हमें दिया हुआ है यहाँ पे कॉमन में है ई, यहाँ भी कॉमन में है ई। जब ई कॉमन में आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन है उसके क्लॉकवाइज चलते हैं। तो ई के क्लॉकवाइज पहले पे क्या है डी, और यहाँ पे ई के क्लॉकवाइज चले तो क्या आया बी। ठीक है, यानी कि डी के अपोजिट होगा बी। ओके, फिर देखो डी के अपोजिट क्या है ए क्लॉकवाइज में, और यहाँ पे देखो बी के क्लॉकवाइज में क्या है एफ। हमें पूछ क्या रहा है ए के अपोजिट, तो ए के अपोजिट एफ हो जाएगा। चुपके से टिक करके भाग जाइए। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है। यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी है हमें पता करना है। इजी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ए एक हो रहा है और ये जो ये छोटू सा है ए दूसरा है, उसी यहाँ से दो हो गए, फिर यहाँ से भी वैसे ही दो हो जाएंगे, फिर यहाँ से भी वैसे ही दो हो जाएंगे। तो दो दो चार दो छः हो गया जी। अच्छा, यहाँ से दो दो चार दो छः हो गया। अब अगर बात करो आप, एक ये वाला हो जाएगा ना 7, ये हो जाएगा 7वां, और 7वां हो गया। और अगर देखो तो ये बड़ा वाला जो हिस्सा है इसका ये 8 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से तो हमने देख लिए इतने में 2 है, फिर इतने में 2 है, फिर इतने में 2 है, तो 2 2 4 2 6 हो गया। एक ये वाला हुआ 7 हो गया, एक ये वाला हो गया हमारा 8, यानी कि 8 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, उपरोक्त आकृति को घुमाने पर निर्मित आकृति निम्न में से कौन होगी। यानी जो ये डायग्राम दिया है ना, इसे हमें रोटेट कर देना है, घुमा देना है। सीधा पकड़ के ऐसे घुमाओ। जब सीधा पकड़ के आप उसे ऐसे ऊपर की तरफ घुमाओगे तो ये देखो जो ये वाला हिस्सा है, आप उतना नहीं करना है, जो ये वाला हिस्सा है वो कहाँ जाएगा, ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठेगा। अब देखो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन देखो, ये वाला हिस्सा ऊपर जाएगा ना जी, ऊपर जाएगा। ये नीचे है, यहाँ भी ये नीचे है, यहाँ भी ये नीचे है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी सही है, यानी कि डी का डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ख़त्म हुआ यहाँ पे सेशन हमारा। तो दोस्तों, जितने भी इम्पोर्टेंट और जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके लेवल को एग्जैक्ट रखते हुए हमने रीजनिंग के आज क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट के थ्रू सॉल्व किया। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो और सेशन पसंद आया हो, समझाने का अगर तरीका भी पसंद आया हो, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करना। और ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा हो सेशन तो आप हमारे प्लीज़ यूट्यूब चैनल रीजनिंग 100 को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, और अपना प्यारा कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई सुझाव हो तो जरूर बताइए। ठीक है, मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में।